हेलो गुड मॉर्निंग्स फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज की टॉपिक जो हम शुरू करने जा रहे हैं वह है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो कि मानव अधिगम संज्ञान और स्कूली शिक्षा के नाम से वैसे तो NEP 2020 के करिकुलम में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के सेमेस्टर 2 का कोर्स प्रिस्क्राइब्ड है, जिसमें मानव अधिगम और संज्ञान और स्कूली शिक्षा का एक पेपर इंट्रोड्यूस है। लेकिन यह पेपर और टॉपिक समान रूप से उन सभी अभ्यर्थियों और विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है और उपयोगी है जो कि एजुकेशनल साइकोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह UGC नेट एजुकेशनल साइकोलॉजी हो, CTET का पेपर हो, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर आप दे रहे हों, या आप ITIP की तैयारी कर रहे हों, ITIP प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, उन सभी विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी होता है। क्योंकि ITIP जो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, उनके प्रवेश पाठ्यक्रम में टीचिंग लर्निंग पेडागोजी का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है और योगदान होता है, जहां पर इन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट को से ज्ञान की अपेक्षित की जाती है कि आपको उनकी जो शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है उनकी समझ हो। तो इसी कड़ी में विशेषकर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली विश्वविद्यालय की सेमेस्टर 2 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित जो एजुकेशन का पेपर है, मेजर पेपर है, मानव अधिगम संज्ञान और स्कूली शिक्षा। इसमें विभिन्न तरह के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों को शामिल किया गया है। उनमें से ही एक है संज्ञानात्मक विकास का मानवतावादी सिद्धांत, जो कि कार्ल रोजर्स के द्वारा दिया गया है, जिसको हम संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की कड़ी में पढ़ते हैं। वैसे तो इस कड़ी में कई सारे मनोवैज्ञानिक जो हैं एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी थ्योरी को पढ़ना है, सिद्धांत को पढ़ना है, जैसे पियाजे हैं, वाइगोत्स्की हैं, बेंडूरा है। तो आज की लेक्चर में हम जो बात करेंगे वो कार्ल रोजर्स की संज्ञानात्मक विकास का मानवतावादी सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का जो मानवतावादी सिद्धांत है वह मुख्य रूप से शिक्षा और शिक्षार्थी केंद्रित है। कि जो कार्ल रोजर्स ने जो मानवतावादी सिद्धांत दिया है, उस सिद्धांत को शिक्षा केंद्रित के रूप में माना जाता है। कार्ल रोजर्स का ऐसा मानना था कि अधिगम को निश्चित रूप से ज्ञान को आत्मसात करने की अपेक्षा एक अनुभव के रूप में देखा है। अर्थात मनुष्य और व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास में जो ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट्स है, उनको इन्होंने अपने लर्निंग और सिद्धांत में अधिक बल दिया है। कार्ल रोजर्स से कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट तरीके से सीखता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत विशिष्टता और विभिन्नता होती है। तो सीखने के जो तरीके हैं वह भी विशिष्ट होता है, और कोई एक सामान्य तरीके से व्यक्ति सीखता नहीं है, या जो अधिगम की प्रक्रिया होती है कोई एक निश्चित प्रारूप में न हो करके व्यक्ति विशेष के रूप में अंतर होता है। अर्थात यह जो अधिगम संज्ञानात्मक विकास का अधिगम सिद्धांत है, वह फोकस करता है मानवतावादी विचारों पर और
व्यक्तिक विभिन्नता को शिक्षार्थी को सेंटर में रखता है अधिगम के। इसीलिए इसको शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा या लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन के रूप में भी जाना जाता है। जब अधिगम शिक्षार्थी द्वारा स्वयं प्रारंभ की जाती है तो वह अधिक व्यापक और प्रतिगामी होता है। ऐसा कार्ल रोजर्स अपने सिद्धांत में कह रहे हैं कि अधिगम व्यापक और अधिक सक्सेसफुल होता है जब वह शिक्षार्थी के द्वारा स्वयं उसकी रुचि और अभिरुचि के रूप में तैयार की जाती है। अगर किसी को बलपूर्वक परिस्थितियों में सीखने की प्रक्रिया सिखाई जाए तो वह अपेक्षाकृत अधिक सक्सेस नहीं होता है। यानी नए अनुभवों का स्वागत करने और बदलने और उसको स्वीकार करने के लिए व्यक्ति की तत्परता अति अनिवार्य होती है। अर्थात यहाँ कार्ल रोजर्स अपने सिद्धांत में तत्परता का सिद्धांत लाते हैं। अब यहाँ पर तत्परता के सिद्धांत से आशय यह है कि जो लर्नर है, शिक्षार्थी है, किसी चीज़ को सीखने के लिए कितना तत्पर है यानी रेडिनेस फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए किसी भी चीज़ को सीखने के लिए तैयार होना, मानसिक रूप से और बौद्धिक रूप से। अगर इस तरह की चीज़ें होती है तो सीखने की प्रक्रिया, जो अधिगम की प्रक्रिया है, वह आसान हो जाती है और सफलतापूर्वक सरलतापूर्वक चलता है। तो अधिगम पे जो रोजर्स हैं, कार्ल रोजर्स, उनकी अंतर्दृष्टि अर्थात सीखने के तरीकों की चर्चा करते हैं और ये कहते हैं कि अगर मनुष्य को एक सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बनाना है, सफल मनुष्य बनाना है, नागरिक बनाना है, तो उसके लिए सीखना बहुत अनिवार्य होता है। सीखने से आशय है किसी प्रकार का स्किल सीखना, ज्ञान सीखना, नॉलेज सीखना और किसी भी कार्य को करने के लिए सीखने। और इस सीखने की प्रक्रिया से ही, अर्थात सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से ही सर्वश्रेष्ठ अधिगम हो सकता है। तो अधिगम में सीखना एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है जो कि कार्ल रोजर्स अपने सिद्धांत में फोकस कर रहे हैं, अधिगम के सिद्धांतों में, और मानवतावादी विचारों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वो एक मानवतावादी विचारक रहे हैं। सीखने की प्रक्रिया, या यूँ कहें कि जो सीखने के तरीके हैं, तो सीखने के तरीकों की चर्चा करते हुए कार्ल रोजर्स जो फोकस कर रहे हैं, जो अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं अपने सिद्धांत में, मानवतावादी जो सिद्धांत है उसमें, तो उन्होंने ब्रॉडर रूप से दो सीखने के तरीकों की चर्चा की है। पहला उन्होंने कहा, कार्ल रोजर्स ने, कि एक संज्ञानात्मक अधिगम है और दूसरा अनुभवात्मक अधिगम है। अर्थात जो संज्ञानात्मक अधिगम है वह स्मृति पर आधारित होती है, कौशल और ज्ञान पर आधारित होती है, जिसका प्रत्यक्ष संबंध संज्ञान से होता है। उसको हम संज्ञानात्मक अध्ययन कहते हैं या संज्ञानात्मक अधिगम कहते हैं। अधिगम का यहाँ पर अंग्रेजी में ट्रांसलेशन होता है लर्निंग, यानी किसी चीज़ को सीखने की एक विधि और प्रक्रिया। यहाँ जो संज्ञानात्मक अधिगम है उसमें एक संज्ञान शब्द, जिसको समझना बहुत ज़रूरी होता है कि संज्ञान शब्द का अर्थ कार्ल रोजर उस प्रक्रिया से मानते हैं जिसके कारण हमारे मस्तिष्क में ज्ञान का संग्रह होता है और समझ में वृद्धि होती है।
अर्थात जो संज्ञान है वो एक मूलभूत मानसिक क्रियाएं जैसे संवेदन है, संवेदना ग्रहण करना है, या कुछ जटिल मानसिक क्रियाएं जिसमें कि स्मृति, अधिगम, समस्या समाधान, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना या तर्क वितर्क करना, ये सारे सम्मिलित होते हैं। तो इन सारी प्रक्रियाओं और मानसिक क्रियाओं को मिला करके जो एक अवधारणा बनाई जाती है उसको कहा जाता है संज्ञान। यानी संज्ञान का अर्थ एक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है जो मस्तिष्क में ज्ञान संकलन और समझने की प्रक्रिया में वृद्धि करती है, जिससे मनुष्य किसी भी वर्तमान समस्याओं को याद कर, सुनकर, समझकर उसके अनुसार डिसीजन लेता है, निर्णय लेता है या तर्क वितर्क करता है। तो ऐसी लर्निंग जिन विधियों से होती है उसको कार्ल रोजर्स संज्ञानात्मक अधिगम की श्रेणी में रखते हैं कि जो सीखने की प्रक्रिया है वो कॉग्निटिव है। कॉग्निटिव लर्निंग भी इसको कहा जाता है, संज्ञानात्मक अधिगम। आगे रोजर्स कहते हैं कि जो संज्ञानात्मक अधिगम है वो अधिगम का सबसे निचला स्तर है, और ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो संज्ञानात्मक और कॉग्निटिव डेवलपमेंट का संबंध जो है वो प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को याद करने पे फोकस देता है। अर्थात यह संज्ञानात्मक अध्ययन रूट मेमोराइजेशन और रटने वाली जो पुरानी सीखने की प्रक्रिया है उस पर फोकस करता है। इसलिए कार्ल रोजर्स जो संज्ञानात्मक अधिगम प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया है, उसको बहुत सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते हैं कि इसमें सिर्फ तथ्यों का या ज्ञान का मेमोराइजेशन किया जाता है, वह सही नहीं है। तो इसीलिए क्योंकि इसमें ज़्यादा जो मनुष्य का एक्सपीरियंस है उसके ज्ञान में उसको महत्व कम प्रदान किया जाता है। तो जो कार्ल रोजर्स का सिद्धांत है मानवतावादी, जो संज्ञानात्मक विकास का मानवतावादी सिद्धांत या इनसाइट लर्निंग भी इन्हें कहा जाता है, तो जो अनुभवात्मक सिद्धांत है वो ज़्यादा फोकस करता है वैसे सीखने के तरीकों को या वैसे सीखने की विधि को जो सीखना मनुष्य के एक्सपीरियंस से होता है। यानी खुद व खुद स्वयं मनुष्य एक्सपीरियंस करके उन चीज़ों को सीखता है, तो जो अधिगम अधिक प्रभावशाली होती है, जहाँ पर सीखने में अनुभव को अधिक बल दिया जाता है, फोकस किया जाता है। इसीलिए जो संज्ञानात्मक अधिगम जो स्मृति और कौशल पर आधारित है, तथ्यों पर आधारित संज्ञान विकास की बात है, उसको कार्ल रोजर्स बहुत अधिक महत्व नहीं देते हैं। और कार्ल रोजर्स ने ये भी कहा है कि जो शिक्षण संस्थान में पाठ्यक्रम की सामग्री जो होती है वो हमेशा विद्यार्थी की रुचि से जुड़ी नहीं होती है, और इसलिए इसका संबंध आंशिक एवं दुर्बल और कमज़ोर अधिगम होता है। अर्थात जो पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं प्रायः आमतौर पर जो एकेडमिक शिक्षण संस्थानों में, उसमें विद्यार्थी की रुचि और उसकी व्यक्तिक जो विभिन्नताएं हैं उनको ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम तैयार नहीं किए जाते हैं। व्यक्ति का जो अनुभव है, दैनिक जीवन का अनुभव, जो जीवन जीने की आवश्यकताओं के लिए ज़रूरी है, उनका सम्मिलन पाठ्यक्रमों में नहीं होता है, जिसके कारण
जो प्रतिफल आता है वह कमज़ोर होता है और एक दुर्बल शैक्षिक परिणाम के रूप में सामने आता है। तो इस तरह से कार्ल रोजर्स संज्ञानात्मक अध्ययन की कुछ कमियों की ओर फोकस करते हैं और उनका जो शैक्षणिक संस्थानों में जो प्रायः प्रयोग में होता है अकादमिक रूप से उनका संबंध जो है व्यक्ति के जो व्यक्तिगत जीवन है उसके व्यावहारिक आवश्यकताओं से दूर मानते हैं, इसलिए उसको सर्वश्रेष्ठ शिक्षण अधिगम विधि नहीं मानते हैं कार्ल रोजर्स कहते हैं कि अधिगम पूरी तरह से संज्ञान पर निर्भर नहीं रह सकता, अर्थात सिर्फ तथ्यों को रटना, तथ्यों को याद करना और उसके आधार पर डिसीजन लेना, यह अधिगम पूर्णतः अधिगम नहीं है, क्योंकि यह व्यक्तिवादी अधिगम पर जोर नहीं देता है, जिसमें हर विद्यार्थी की रुचि हित को ध्यान में रखा जाता है। यहाँ पर व्यक्तिवादी या मानवतावादी अधिगम ह्यूमनिस्टिक लर्निंग की जो अवधारणा कार्ल रोजर्स ने दिया है उसमें ये कहते हैं कि ह्यूमनिस्टिक जो अधिगम की प्रक्रिया होती है, सिद्धांत होता है, वह शिक्षार्थी के व्यक्ति विशेष के रुचि और हित यानी उसका इंटरेस्ट किस में है, भलाई किस में ज़्यादा है, उसके जीवन में कौन सी चीज़ें ज़्यादा उपयोग में आने वाली है, उन चीज़ों का अभाव साधारणतः जो परंपरावादी पाठ्यक्रम होते हैं या सीखने सिखाने की जो विधि होती है उसमें उसका अभाव देखने को मिलता है। ऐसा कार्ल रोजर्स अपने इनसाइट थियरी में या ह्यूमैनिटेरियन थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कर रहे हैं कि जो संज्ञानात्मक विकास का मानवतावादी सिद्धांत है वह इस चीज़ पे पारंपरिक या ट्रेडिशनल शिक्षण और शिक्षण विधि को खारिज करता है, नकारता है, क्योंकि उसमें इतनी सारी कमियों को देखने को मिलता है। इसकी वजह से वो कहते हैं कि यह शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि नहीं है और जो अधिगम की विधि है, सीखने की तरीका है, वो भी सर्वश्रेष्ठ नहीं है। जो अधिगम के दूसरी तरीका है जिसकी कार्ल रोजर्स चर्चा कर रहे हैं वो है अनुभवजन्य अधिगम यानी अनुभवात्मक अधिगम, जो कि व्यक्ति या मनुष्य या जो विद्यार्थी है वह अपने एक्सपीरियंस से ज्ञान को सीखता है। यानी वैसे अधिगम में व्यक्ति का एक्सपीरियंस महत्वपूर्ण होता है और जो ज्ञान एक्सपीरियंस के आधार पर अर्जित किए जाते हैं वह अधिक उपयोगी होता है, अधिक प्रभावशाली होता है। तो जो फर्स्ट उन्होंने संज्ञानात्मक अधिगम की बात की जो स्मृति और कौशल और रूट लर्निंग पे आधारित है, और दूसरा जो व्यक्ति के एक्सपीरियंस पे आधारित है, अनुभव पे आधारित है। तो जो अनुभव ज्ञान जन्य है उसको कार्ल रोजर्स ज़्यादा उपयोगी और श्रेष्ठ मानते हैं तुलनात्मक रूप से संज्ञानात्मक के अधिगम की जो प्रक्रिया है उसके तुलना में। तो रोजर्स कहते हैं कि रोजर्स इस शिक्षा को यानी सीखने की जो अनुभवात्मक विधि है उसको अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, और अधिक महत्वपूर्ण इसलिए मानते हैं कि वो व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने में और व्यक्ति के व्यक्तिगत सामाजिक और सामूहिक विकास में ज़्यादा उपयोगी होता है। तो जो अधिगम है या लर्निंग है वह व्यक्ति में परिवर्तन न ला सके या व्यक्ति के व्यक्तिगत सामाजिक और सामूहिक विकास में उपयोगी न हो, उन अधिगम की विधि को कार्ल रोजर्स श्रेष्ठ नहीं मानते हैं।
इसमें शिक्षार्थी की व्यक्तिगत भागीदारी आवश्यक होती है कि जो अनुभवजन्य शिक्षा है, अनुभवजन्य अधिगम है, उसमें शिक्षार्थी की व्यक्तिगत भागीदारी अर्थात स्वयं व्यक्ति जो नॉलेज या ज्ञान अनुभव ग्रहण करता है, शिक्षार्थी द्वारा उसमें स्वयं की शुरुआत की जाती है और शिक्षार्थी पर उसका विशेष रूप से प्रभाव होता है। यानी वैसी चीज़ों को सीखने के लिए विद्यार्थी स्वयं प्रेरित होता है। तो रोजर्स कहते हैं कि सीखने वाले को सीखने की प्रक्रिया में पूरी तरह से शामिल होना चाहिए। कि जो अधिगम की प्रक्रिया है, तो उस अधिगम की प्रक्रिया में जो अधिगम करता है उसको पूरी तरह से शामिल होना चाहिए। अब यहाँ पर पूरी तरह से शामिल होने का मतलब है कि वो रेडीनेस हो, उपयोगी हो और उसके जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। तो रोजर्स ने व्यक्तियों को सीखने और विकसित करने के लिए, नई जानकारी के लिए तत्परता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भी बल देते हैं कि लर्निंग में व्यक्ति की तत्परता और उसकी जो स्वतंत्रता है। अब यहाँ पर जो कार्ल रोजर्स स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, यह स्वतंत्रता की अवधारणा उस राजनीतिक अवधारणा के रूप में नहीं है या जो संवैधानिक मूल्य के रूप में जो स्वतंत्रता दी है उस तरह से नहीं है। यहाँ पर स्वतंत्रता से आशय यह है कि जो अधिगम करता है, सीखने वाला है, वह अपनी आवश्यकता, अपनी रुचि, इंटरेस्ट के अनुसार और अपनी सुविधा के अनुसार उन चीज़ों को सीख सके, न कि एक नियमित फिक्स पाठ्यक्रम के रूप में फिक्स कर दिया जाए और उसको रोट मेमोराइज करवाया जाए, जिसका उस व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से या उसके जीवन में आगे उसके लिए कोई उपयोग ना हो। तो ऐसे में व्यक्ति का इंटरेस्ट भी नहीं रहता है, रुचि भी नहीं रहता है, इसलिए वो उस तरह का शिक्षण अधिक प्रभावी नहीं होता है। तो जो अनुभवात्मक अध्ययन है, अधिगम है, उसको क्रियाशील अधिगम, जिसमें सीखने वाला वास्तव में एक कार्य में संलग्न होता है और वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों को अनुभव करते हुए जो अधिगम ग्रहण करता है और उसको अनुभव से सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो सर्वश्रेष्ठ होती है। तो मूल रूप से जो कार्ल रोजर्स हैं, अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इन बातों पे फोकस करते हैं। जो अधिगम की प्रक्रिया है वह मानव की आवश्यकता, रुचि और इंटरेस्ट के आधार पर है। इसीलिए मनोवैज्ञानिकों ने, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ने इन्हें मानवतावादी सिद्धांतकार के रूप में देखते हैं, क्योंकि कार्ल रोजर्स अधिगम की प्रक्रिया में जो ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट्स है, मानवीय पक्ष है, उस पे अधिक फोकस करते हैं। तो इसलिए इन्होंने मानव की आवश्यकता, इंटरेस्ट, रुचि, उसकी तत्परता को अधिक महत्व देते हैं और साथ ही साथ सीखने और अधिगम की प्रक्रिया में एक्सपीरियंस को ज़्यादा महत्व देते हैं। जो कार्य करके, अर्थात यूँ कहें कि लर्निंग बाय डूइंग को भी ये महत्व देते हैं। इसी तरह के विचार जॉन डूई के शिक्षण अधिगम में भी देखने को मिलता है, जो प्रैग्मेटिक थिंकर्स के रूप में जाने जाते हैं। तो कार्ल रोजर्स का भी विचार, हालांकि कार्ल रोजर्स एक प्योर शुद्ध शिक्षाविद रहे हैं और शिक्षाविद के साथ साथ एजुकेशनल साइकोलॉजी और मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे इनका वर्क केंद्रित रहा है। अब है कि कार्ल रोजर्स के जो ये अधिगम का सिद्धांत है उसका शैक्षणिक उपयोग क्या है। तो शैक्षणिक उपयोग को कुछ शब्दों में अगर इसको निर्मित किया जा सके तो सबसे प्रथम
तो कि कार्ल रोजर्स के जो अधिगम का सिद्धांत है वह पाठ्यक्रम निर्माणकर्ताओं को एक मार्गदर्शन प्रदान करता है कि पाठ्यक्रम का निर्माण किस तरह से किया जाए। दूसरा, जो शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, उनके लिए एक इंसाइट प्रदान करता है, एक दिशा निर्देश प्रदान करता है कि शिक्षण की विधि में किन तथ्यों को ज़्यादा महत्व दिया जाए। और लर्निंग अधिगम की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, उनमें विद्यार्थियों को किस तरह से सक्रिय रूप से भागीदार बनाया जाए, जिससे कि विद्यार्थी किसी चीज़ को अनुभव के द्वारा अधिगम प्राप्त करें, यानी सीखने की प्रक्रिया में उसका अनुभव शामिल हो और उसकी सामाजिक सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि से आए हुए ज्ञान और नॉलेज को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। तो इस तरह से इसके शैक्षणिक उपयोग हैं। इसी तरह से शिक्षण विधि जो पेडागॉजी कहा जाता है, तो पेडागॉजी के निर्माण में भी कार्ल रोजर्स का जो शैक्षिक मनोविज्ञान का सिद्धांत है, जो अधिगम इंसाइट दृष्टि सिद्धांत, ह्यूमैनिटेरियन सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, उसका उपयोग और महत्व है। यह शिक्षण विधियों को सशक्त करने में, मजबूत करने में मदद प्रदान करता है और साथ ही यह सिद्धांत एक प्रभावी शैक्षणिक सुधार को, शिक्षा जगत में सुधार को, खास करके जो विद्यालयी शिक्षा या उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों का निर्माण किया जाता है, करिकुलम का निर्माण किया जाता है, उनके लिए एक दिशा निर्देश प्रदान करता है कि किस तरह से पाठ्यक्रम को आप अधिक उपयोगी बना सकते हैं और किस तरह से लर्निंग अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी किया जा सकता है और संज्ञानात्मक अधिगम के साथ साथ अनुभवात्मक अध्ययन को, जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, उस पे महत्वपूर्ण बल देना चाहिए। तो इस तरह से इन्होंने संक्षिप्त में अगर कहें, संक्षिप्त में, कि कार्ल रोजर्स के सिद्धांत की आज भी प्रासंगिकता एक शैक्षिक और प्रभावी सुधार के रूप में है, जिससे कि शिक्षा में अधिगम को अधिक सफल बनाया जा सके, प्रभावी बनाया जा सके और उनका शिक्षार्थी के जीवन की वास्तविकता से पाठ्यक्रमों का समन्वय स्थापित किया जा सके। तो इस तरह से कुछ हम कह सकते हैं कि कार्ल रोजर्स के जो अधिगम सिद्धांत हैं, उनका शैक्षिक उपयोग भी अति महत्वपूर्ण है, जो शिक्षाविदों को ध्यान में रखना चाहिए, शिक्षार्थियों और विद्यार्थियों को ध्यान में रखना चाहिए। और जब कोई शिक्षक क्लासरूम में प्रवेश करता है तो उसके जो शिक्षण पद्धति है वह एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे अधिक फोकस होना चाहिए, बजाय कि रूट लर्निंग और सिर्फ तथ्यों और स्मृति के विकास पर जो फोकस होता है। तो इसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग को शामिल करने पे बल दिया गया है, जो कि कार्ल रोजर्स की सिद्धांत की सफलता के रूप में देखा जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाने का प्रयास करें। आगे की वीडियो में हम इसी तरह से एक नए कॉन्सेप्ट अवधारणा पर नई सिद्धांतों को जो एजुकेशनल साइकोलॉजी में ज़्यादा प्रचलित हैं, जिनकी आवश्यकता है, उनको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। और आप अपने अधिगम प्रक्रिया में जीवन के एक्सपीरियंस को जोड़ते हुए शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाएं।
धन्यवाद।